चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए बीएड फोर्थ ईयर के नोट्स मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से लेके आई हूँ और ये आपका टॉपिक यूनिट सेकंड का है और इसमें रेटिंग स्केल दिया हुआ है। रेटिंग स्केल यानी निर्धारण मापनी क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है निर्धारण मापनी। सबसे पहले दिया गया है कि निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल का सरलता से व्यक्तिगत या चरित्र के विभिन्न पहलुओं का मापन करने हेतु किया जाता है। यानी कि इसमें बताया गया कि निर्धारण मापनी जो होती है, यानी निर्धारण मापनी कही या फिर रेटिंग स्केल की कीजिए, वो चरित्र या व्यक्तित्व का जो है विभिन्न पार्ट्स होते हैं, उनका मापन करने के लिए हम निर्धारण मापनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम परिभाषा दी गई हुई गिलफोर्ड महोदय के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने ये परिभाषा 1954 ईस्वी में दी हुई थी निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल की। क्या दिया गया है? या सभी रेटिंग विधियों जिसमें वर्ग निर्णय हैं सैद्धांतिक रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार क्या दिया गया है, इन्होंने क्या बताया, निर्धारण मापनी किसी सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। जो निर्धारण मापनी होती है वो क्या होती है कि व्यक्ति के विभिन्न गुण, जो व्यक्तित्व के विभिन्न गुण होते हैं, उसके सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। इसके बाद हम बात करेंगे निर्धारण मापनी के प्रकार के बारे में, या कितने प्रकार की होती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, आंकिक या सांख्यिकी मापन। दूसरा होता है ग्राफ मापनी और तीसरा होता है मानक स्तर या प्रमाणिक मापनी। यानी कि यह 3-4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। उसके बाद हम जो है तीसरे जो मापनी होती है मानक स्तर या प्रमाणिक मापनी, उसमें भी कई सारे प्रकार आते हैं। चलिए हम सबसे पहला देख लेते हैं आंकिक या सांख्यिकी मापनी होती क्या है। इस प्रकार की मापनी प्रयोज्य के सम्मुख पूर्व विश्लेषित अंकों की तालिका प्रस्तुत कर उससे कहते हैं कि वह अपने निर्णय को इस प्रस्तुत अंक तालिका के आधार पर उचित अंक दे। इसके बाद दूसरा क्या है, ग्राफ मापनी क्या होती है। इस प्रकार की मापनी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा हम किस मापनी का यूज़ करते हैं, ग्राफ मापनी का, हम यानी सेकेंड नंबर की जो है ग्राफ मापनी का यूज़ करते हैं। इस प्रकार की मापनी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसकी पंक्ति खड़ी या पड़ी यानी सीधे, या फिर जो पड़ी यानी कि जो हम लंबाई या चौड़ाई ऐसे मापते हैं, इस तरह की होती है। इस प्रकार की मापनी में प्रत्येक बिंदु पर संक्षिप्त निर्देशित कथन होते हैं, अतः प्रयोज्य निर्णय आसानी से ले सकता है। इसमें दिया गया है कि प्रयोज्य जो होता है वो आसानी से इस मापनी के द्वारा अपना निर्णय दे सकता है, ग्राफ मापनी के द्वारा। इसके बाद इसी में दिया गया है गिलफोर्ड के अनुसार 1954 ईस्वी में गिलफोर्ड ने इस मापनी को दिया हुआ था। इन्हें इस प्रकार की मापनी के निर्माण के कुछ आवश्यक सुझाव भी दिए होते हैं कि किस प्रकार से हमें ग्राफ मापनी का यूज करना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या है। नंबर 1 है प्रत्येक सील गुण के अलग पृष्ठ होने चाहिए। जो हमारा सील गुण होता है वो अलग अलग पेजों पर निर्धारित होना चाहिए। नंबर दूसरा है संकेत एक किंतु पर केंद्र होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, आप केंद्र लिखिएगा केंद्र पर केंद्रित होना चाहिए, यानी बिंदु होना चाहिए था, मैंने केंद्र लिख दिया है, सॉरी। आप लोग सही से लिखिएगा, बिंदु लिखिएगा। दूसरा नंबर है संकेत एक बिंदु पर केंद्रित होना चाहिए। नंबर 3 है मापनी की लाइन के कोई खंड नहीं होने चाहिए। नंबर 4 है रेखा की लंबाई 5 इंच होनी चाहिए। नंबर 5 है रेटिंग स्किल्स के प्रयोग अंक देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रकार जो मैं आपको बताया, 2 प्रकार की मैंने आपको निर्धारण मापनी या फिर रेटिंग स्केल के बारे में आपको बता दिया है। अब हम तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे कि मानक स्तर या प्रमाणिक मापनी या स्टैंडर्ड स्केल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार की मापनी में निर्धारक के सम्मुख एक वर्ग सूची जो कि शाब्दिक संकेतों के स्थान पर होता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है व्यक्ति मापनी और नंबर 2 है चित्र तुलना। इसको जो व्यक्ति मापनी होती है, ये हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में इसका हम प्रयोग किए थे। तो देख लेते हैं क्या है इसका प्रयोग। इस मापनी में
इस मापनी में निर्धारक को 10 से 25 लोगों को लिखने होते हैं, 10 से 25 लोगों के नाम लिखने होते हैं जिनको वह जानता है। फिर निर्धारक सरल गुणों के आधार पर इन व्यक्तियों को पदांक प्रदान करता है तथा औसत निकालकर उचित पदांक पाने वाले मापनी में निम्न स्थान दिया जाता है। यानी अलग अलग उसके बाद हम उनको स्थान दे देंगे कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे, किस प्रकार। जैसे हम जो है टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं, उसमें कई सारे रेट देने के लिए आता है ना कि 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से ये उसी प्रकार की मापनी का उदाहरण है। नंबर 3 है चित्र तुलना। इस मापनी का विकास हार्टसान ने 1920 ईस्वी में किया था। इस मापनी में किसी शील गुण के शाब्दिक कथनों का संग्रह किया जाता है। फिर प्रत्येक कथन को एक अलग कार्ड पर लिख दिया जाता है। इसके बाद नंबर 4 है, हम 3 प्रकार की आपको रेटिंग स्केल के बारे में बता चुके हैं। ये हमारा नंबर 4 है, संचित अंक से रेटिंग। यह 2 प्रकार की होती है और इनका जो है प्रकार क्या है, चिन्हांकन सूचीबद्ध, और दूसरा है बूझो तो जाने। और इसके बाद हम 5वां प्रकार क्या पढ़ते हैं, बाह्य चयन मापनी। इस विधि को फौजियों की श्रेणीबद्धता के लिए विकसित किया गया है। इसमें रेटर को यह बताया जाना होता है कि कौन सी विशेषता एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा है। इस गुणों में से एक मापित विशेषता अथवा वैध होता है और दूसरा वैध नहीं होता है। इसके बाद हम रेटिंग स्किल्स के क्या जो है लाभ होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है लाभ। इसके बाद हम सीमाएं पढ़ेंगे रेटिंग स्किल के बारे में। नंबर 1 जो लाभ होता है कि छात्र प्रवेश तथा व्यावसायिक चयन में सहायक होता है। नंबर 2 है इनकी सहायता से निर्णायकों को निर्णय देने में सरलता होती है। नंबर 3 है कई बार निर्णायक को इसलिए भी लाभ होता है कि एक शील गुण के विषय में उसे जानने का अवसर प्राप्त होता है। नंबर 4 है इनका निर्माण और विकास तथा प्रशासन आसानी से हो जाता है। नंबर 5 है व्यक्तित्व एवं अन्य अध्ययनों में यह एक पूरक विधि भी है। इसके बाद हम निर्धारण मापनी की सीमाएं पढ़ेंगे कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो नंबर 1 है चरित्र मापन जैसी समस्याओं में रेटिंग स्केल प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि निर्णायक अति अथवा अल्प निर्णय देने में संकोच करता है। यानी कि ये जो है जो मापनी है चरित्र के मापन में हमारा इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हम लोगों के। यानी कि जो है जो निर्णायक होता है वो मतलब अगर मान लीजिए किसी का चरित्र सही नहीं है तो उसको कम रेट देने में उसको संकोच प्रदान करता है या फिर उसे अच्छा नहीं लगता इस तरह से, या यानी कि चरित्र के लिए इसका हम यूज़ नहीं कर सकते, चरित्र के मापन के लिए इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। नंबर 2 है कि मापनकर्ता अपनी अनुपस्थिति बिंदु को अंकित करने का औचित्य नहीं दे पाता है और उसी में है उनका उत्तर तर्कसंगत नहीं होता है। नंबर 3 है कि निर्धारण मापनी में मापनकर्ता भी तात्कालिक प्रतिक्रिया एवं परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है मैंने आपको रेटिंग स्केल के बारे में बता दिया कि रेटिंग स्केल क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको B.Ed 4th ईयर के नोट्स से जो भी टॉपिक ना मिल रहे हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।